Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 4 of chapter number 19 excretory product and their elimination. Up to the previous session हमने डिस्कस किया था यूरिन का फॉर्मेशन अलग अलग 3 स्टेज से कैसे होता था. तो पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 इज दी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और नंबर 3 था ट्यूबुलर सिक्रीशन. नाउ नेफ्रॉन के अंदर जितने भी ट्यूब्यूल्स है तो वो ट्यूब्यूल्स में पीसीटी कंसिडर कर सकते हो, हैंडलेस लूप का डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. तो हर एक ट्यूब्यूल्स की डिटेल में फंक्शंस क्या क्या है कि एक्चुअल में वो नेफ्रॉन के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या प्ले करता है, वो हमें डिस्कस करना है विद इन दिस सेक्शन. सो फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स में नंबर 1 इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी. ओके, पीसीटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है is lined by simple cuboidal brush border epithelium. PCT की जो इनर वॉल होती है उसके पास सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, जिसको कभी कभार आप लोग माइक्रोविली के नाम से भी जान सकते हो. अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम माइक्रोविली होगा उतना रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा. तो ये है चलो पीसीटी. तो पीसीटी के पास ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे दोनों साइड पे. तो फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना. सो ऐसा माना जाता है नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स ज्यादातर NaCl एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट. तो पीसीटी के थ्रू लगभग सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% मतलब 2/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर ये रीजन ये सेगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है. तो एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस के एरोस ऊपर है HCO3-, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट, K+. क्योंकि यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट आया था वो फिल्ट्रेट पर मिनट आपको मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में 125 ml और पर डे 180 लीटर. और ये सभी सब्सटेंसेस जब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन बनाता है तो यूरिन का अमाउंट तो खाली कितना आपको बताया था 1.5 लीटर. तो बाकी का सब्सटेंसेस, बाकी का मतलब अप्रोक्सीमेट 99% सब्सटेंसेस हमें रीअब्जॉर्ब करवाने होते हैं और वो ज़्यादातर कौन करता है? पीसीटी. चलो रीअब्जॉर्प्शन का समझ में आ गया. दूसरी बात, पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एमोनिया एंड पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट के अंदर H+, K+, एमोनिया जैसे सब्सटेंसेस को ऐड भी किया जाता है ताकि फिल्ट्रेट का जो पीएच है या तो आयोनिक बैलेंस जो है वो एज इट इज मेंटेन हो सके, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-. तो ये सभी सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन या तो एडिशन क्यों करना है? ताकि पीएच या तो आयनिक बैलेंस जो है वो बॉडी का एज इट इज मेंटेन हो सके. तो ये फंक्शंस था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का. जनरली ऐसा माना जाता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक होता है. किसके कंपैरिजन में? ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लगभग नियर अबाउट ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है. इसलिए पीसीटी का जो सॉल्यूशन है वो ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड होगा, तो उसको नाम दिया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. चलो, अब पीसीटी से वो सब्सटेंसेस किसके कांटेक्ट में आएगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले. तो नीचे की ओर आपको एरो जाता हुआ दिखा है. इवन ये डायग्राम भी आप देख सकते हो. एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आएगा, एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके चला जाएगा. ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो गया. ये है बॉमन्स कैप्सूल. तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, Na+, K+, Cl-, यूरिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा. और पीएच को मेंटेन करने के लिए क्रिएटिनाइन, पिगमेंट, एमोनिया, K+, H+ जैसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है. अब वो कांटेक्ट में आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले. तो दूसरा है हैंडलेस लूप नाम का ट्यूब. लेसन, हैंडलेस लूप के अंदर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एकदम मिनिमम होता है.
पर कौन सी लिम्ब की मैं बात कर रहा हूं? एसेंडिंग लिम्ब की। एसेंडिंग लिम्ब के अंदर मिनिमम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या बेनिफिट होता है? दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलारिटी सॉल्यूट का लेवल ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप ये डायग्राम देखो, तो ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स तो ठीक है, पर मेड्यूला का जो ये सराउंडिंग पार्ट है, वो सराउंडिंग पार्ट को बोला जाता है इंटरस्टिशियल मेड्युलरी फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल मेड्युलरी फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी जो है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन है, ज्यादा मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप। इसलिए उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? लगभग ना के बराबर। तो पहले बात कर लेते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए वो परमिएबल है, एंट्री वाटर को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मिल सकती है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट के लिए वो परमिएबल नहीं है। तो आप डायग्राम अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अंदर से बाहर निकल रहा है। तो अब आप सोचो, अंदर से बाहर वाटर मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा तो अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। तो अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ा है, इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो सॉल्यूशन है अब कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक, क्योंकि वहां पे पानी निकल रहा है बाहर, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ हाइपरटोनिक। कंसंट्रेशन NaCl का बढ़ेगा और वो सॉल्यूशन बन जाएगा हाइपरटोनिक। सो दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। तो जैसे ही वो फिल्ट्रेट नीचे की ओर आएगा, उसके अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसके पीछे का रीजन, वाटर क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ओके, देन आफ्टर फिर से उसको मूव होना है एसेंडिंग के अंदर। तो एसेंडिंग ट्यूब की बात करो तो एसेंडिंग का कैरेक्टर अलग है। इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आइदर एक्टिवली और पैसिवली। तो वाटर की एंट्री अब ना ही बाहर से अंदर, ना ही अंदर से बाहर, पर सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से। सो क्या होगा? देयरफॉर कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड। जैसे ही वो नीचे से ऊपर जाएगा, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब डायग्राम में देखो तो एसेंडिंग लिम्ब के थिन पार्ट से NaCl बाहर निकलेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से, थिक पार्ट से भी NaCl बाहर निकलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो अब आप सोचो, बहुत सारा सॉल्ट बाहर निकल गया है, तो अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। तो वो सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एसेंडिंग के अंदर कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का जैसे ही वो ऊपर की ओर मूव होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए ये सॉल्यूशन का नाम है हाइपोटोनिक। तो डिसेंडिंग के बाद गया एसेंडिंग में, एसेंडिंग के बाद अब वो मूव होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास, DCT। सो नेक्स्ट ट्यूब जो है DCT, ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि भाई ये एसेंडिंग के बाद धीरे धीरे वो मूव होता होता कहाँ पे जाएगा? DCT के अंदर। तो ये पार्ट है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, DCT का मेन रोल क्या है? यूरिन का pH मेंटेन करने के लिए। सो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल की बात चल रही है, जरूरत पड़ेगी कि वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, Na+ ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे Na+ एंड वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। इवन साथ साथ में ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-। तो 3 सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन करेगा DCT, Na+, वाटर एंड HCO3-। साथ साथ में प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन भी DCT करता है, H+ एंड पोटेशियम आयन एज वेल एज एमोनिया
किसके लिए? टू मेंटेन द पीएच एज वेल एज सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करने के लिए एमोनिया H+, K+ जैसे सब्सटेंसेस उसके अंदर ऐड भी किए जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है NaCl, H2O, HCO3- रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। K+, H+, इवन आप एमोनिया भी यहाँ पे दिखा सकते हो, उसका एडिशन किया जाएगा ताकि अंदर जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट का पीएच आयोनिक बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो है वो एज इट इज मेंटेन हो सके। ओके, तो ये फंक्शंस था डीसीटी का। चलो डीसीटी के अंदर जब ये फिल्ट्रेट जाता है तो अप्रोक्सीमेट उसको फिर से कौन सा सॉल्यूशन बोला जाता है? आइसोटोनिक, क्योंकि अब उसका कंसंट्रेशन नियर अबाउट फिर से कैसा हो गया है? तो लुक्स लाइक अ ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही अगर कंसंट्रेशन हो गया तो सेम कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक। अब डीसीटी से वो मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट मतलब लास्ट ट्यूब्यूल के अंदर एंटर होगा। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का फंक्शंस क्या है? सो कलेक्टिंग डक्ट इज द लॉन्ग डक्ट और ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। निकलेगा कहाँ से? कॉर्टेक्स से निकलेगा और इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला तक वो एंटर करेगा। तो ये आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स से अराइज हुआ। इवन मेड्यूला के अंदर भी आप दो पार्ट बता सकते हो कि ये मेड्यूला का आउटर पार्ट है एंड दिस वन इज द इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। तो आउटर एंड इनर पार्ट जो है वो इनर पार्ट तक कलेक्टिंग डक्ट आती हुई आप लोगों को ये दिख रही है। ओके, कलेक्टिंग डक्ट का भी मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine because we are mammals. मैमल्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ज़्यादातर, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को वाटर बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखना है। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिन को कंसंट्रेट बनाना है। तो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा ताकि यूरिन जो रिमूव होगा वो कैसा रिमूव हो? कंसंट्रेटेड, ताकि वाटर को बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर सके? कंजर्व कर सके। चलो, तो एक तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी। आपको मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर बताया था कि थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो किडनी के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है ताकि वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है वो हम लोग एज इट इज मेंटेन कर सके। तो ये डायग्राम ये आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो ऐड करेगा। मैक्सिमम अमाउंट में क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, ताकि मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो ऑस्मोलरिटी है वो ऑस्मोलरिटी एज इट इज क्या हो सके? मेंटेन हो सके। तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, यूरिया इंटरस्टिशियल मेड्युलरी फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के डाल दिया। एंड लास्ट पॉइंट, पीएच या तो आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by selective secretion of H+ and K+ ions. तो ब्लड के अंदर का जो pH है, फिल्ट्रेट का जो pH है वो मेंटेन करने के लिए कभी कभार ये कलेक्टिंग डक्ट H+ और K+ जैसे सब्सटेंसेस को सिलेक्टिवली सिक्रीट करवाता है ताकि अंदर का आयोनिक बैलेंस है, एसिड बेस का बैलेंस है, H+, K+, Na+, K+ का जो बैलेंस है वो एज इट इज अल्टीमेटली मेंटेन हो सके, पीएच मेंटेन हो सके। तो अब कलेक्टिंग डक्ट से जो रिमूव होगा वो यूरिन कैसा होगा? हाइपरटोनिक, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर हम लोग क्या कर सके? कंजर्व कर सके। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद दी डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस, जिसके अंदर ट्यूब हमने डिस्कस किए पीसीटी, दूसरा था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, तीसरा था असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले जिसमें एक थिन पार्ट था, दूसरा थिक पार्ट था, चौथा डिसिटी एंड नंबर 5 इज द कलेक्टिंग डक्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।